जो है लास्ट क्लास में जो तो हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कर ही लिया था, बट क्विकली मैं करूंगा, आप लोग अपना वेरीफाई कर लेना जिसका जो दिक्कत होगी। अगर कोई समस्या होगी तो बताना, एंड देन आगे हम चलते हैं इसके ग्राफ पर और इसके एग्जांपल्स वगैरह पर, हाफ लाइफ वगैरह तो हमने बात कर ली थी कुछ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो जब भी क्या हुआ, फैन 1 मिनट में बंद कर दे रहा हूं। मान लिया मेरे पास इधर देखो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने बोला था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A है, और एट t यानी किसी समय पर इसकी कंसंट्रेशन में कुछ कम हो जाएगा। तो पहले ये इनिशियली प्रोडक्ट नहीं बना होगा, बाद में प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस A को मैंने क्या मान लिया, R0, क्योंकि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और इसको मैंने मान लिया RT, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो आपको होता है dr अपॉन में dt माइनस का होता है, कहां से आया है, इंटीग्रल जो है डिफरेंशियल रेट लॉ से। और अगर हम रेट लॉ से लिखें तो उसके हिसाब से आंसर क्या आता है, k, क्या आता है k। तो आपको पता है आपने dr इज इक्वल टू माइनस के dt ऐसे किया होगा, एंड देन दोनों साइड में इंटीग्रेशन, यहां इंटीग्रेशन r0 से rt तक किया, यहां 0 से लेकर के t तक होगा। अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है इसका आएगा आंसर r, और अगर लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा RT माइनस R0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, इज इक्वल टू माइनस के बाहर हो गया dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 कितना आंसर आएगा t। तो फाइनल फार्मूला आ जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस का KT। तो पहला हमारे पास फार्मूला बना क्या, RT माइनस R0 इज इक्वल टू क्या, माइनस का KT है। तो अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं तो R0 माइनस RT इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं, KT। तो आपकी मर्जी है, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने बताया था हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है कि RT जो बच्चे R0 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ कहता है कि वो टाइम पीरियड जब कंसंट्रेशन आधी हो जाए। तो कंसंट्रेशन को मैंने हाफ कर लिया, तो अगर हम रखेंगे तो R0 माइनस R0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या है, KT है। तो यहां बचेगा कितना, R0 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, KT। अच्छा ये T कौन सा है, हाफ हो गया ना, T हाफ लाइफ का, और K नीचे लेके आओगे, T ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R0 अपॉन में 2K। ये हमारा फॉर्मूला आया था किसके लिए, हाफ लाइफ के लिए, क्लियर है बात। तो अब हम चलते हैं कहां पर, ग्राफ पर इसके। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखना, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है क्या, RT माइनस R0 इज इक्वल टू क्या है, माइनस का KT था, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम RT को छोड़ रहे हैं और R0 को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, R0 प्लस में हो जाएगा और माइनस KT। कोई दिक्कत, अगर आपको दिक्कत ना हो तो प्लस और ऐसे ब्रैकेट में माइनस KT लिख सकता हूं, सही बात है। ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ कि अगर मैं इसको y मान लूं तो ये हो जाएगा mx और ये हो जाएगा c। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आपने इधर कंसंट्रेशन ली और इधर टाइम लिया तो ये c क्या होता है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो R0 कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने मान लिया भैया ये वैल्यू है। अब एक ग्राफ का स्लोप जो है वो माइनस के है, यानी m की वैल्यू कितनी है, माइनस के। तो जो ग्राफ का स्लोप होता है वो डिसाइड करता है कि ग्राफ डाउनवर्ड आएगा या अपवर्ड जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ कहां आएगा, नीचे की तरफ। तो भैया स्ट्रेट लाइन होगा और ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस का के हो जाएगा, क्लियर है बात। तो ये ग्राफ हमें एक देखने को मिलेगा। ये दूसरी बात, जब आपने टी हाफ निकाला था, क्या निकाला था, टी हाफ इज इक्वल टू क्या आया था, R0 अपॉन में 2 के आया था। तो इससे यह पता चला कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R0 के। तो जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है तो आपको पता है कैसा बनेगा, स्ट्रेट सीधा बन जाता है। तो अगर हम इधर कंसंट्रेशन ले लें R0 और इधर टाइम ले लें यानी टी हाफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्लियर बात।
तो ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं इस टॉपिक के, ठीक है ना, ये दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी ग्राफ मैंने बनवाए हैं, और भी ग्राफ हैं, लेकिन वो ग्राफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों ग्राफ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये आते हैं पेपर में। क्लियर है बात? जैसे अगर बात करूं तो मैंने एक ग्राफ बनाया होगा रेट का, किसका? रेट का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ इंडिपेंडेंट होगा, रेट का टाइम के साथ इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन। ये भी ग्राफ मैंने बनवाए हैं, नोट्स में हैं, ठीक है ना। बाकी ये ग्राफ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप मार सकते हो। आपको जो ग्राफ देखना है वो ये दोनों ध्यान रखने हैं। इन दोनों में ये वाला जो गैप है ये आर नॉट की वैल्यू है, यानी वाई का इंटरसेप्ट है ये। क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल। क्या आते हैं? एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आता है वो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। किस पर? प्लैटिनम के सरफेस पर अमोनिया का डिकम्पोजिशन, ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। इसके अलावा HI का डिकम्पोजिशन ऑन गोल्ड सरफेस, ऑन गोल्ड सरफेस। और अगर हम बात करें, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में हैं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बट इसके अलावा एक और याद रखना, सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, सरफेस या मैं बोलूं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन अगर एंजाइम की हेल्प से हो रही है तो वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कई सारे केसेस में होती है। बट हाँ, ये दोनों एग्जांपल आपको ज्यादातर मिलेंगे और बाकी से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो हमने ग्राफ देख लिया, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा, यानी उसके फॉर्मूले ड्राइव किए, उसकी हाफ लाइफ और उसके एग्जांपल। यानी किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर या जीरो ऑर्डर बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर बात करूं, उसमें आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया खत्म। अब चलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें? अच्छा, पंखा बंद कर दूं आप? स्लो कर दे रहा हूं, चलो। तो आप सुना जानते हैं, आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। कौन सी रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो ऐसी रिएक्शन, हाँ शांत रहोगे, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, यानी R इज इक्वल टू क्या आता है? K इंटू में R की पावर कितनी होती है? 1, ठीक है ना। तो भैया ये रेट लॉ से है, ये कहां से आया है? फ्रॉम रेट लॉ। अगर आप डिफरेंशियल लॉ से निकालोगे तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डी आर अपॉन में dt ही आएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया। ये कहां से आया है? फ्रॉम डिफरेंशियल लॉ। आप सुना ध्यान से, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, भैया दोनों सेम है R, तो क्या हो जाएगा? माइनस का डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आर। सही बात है। अगर हम इसको उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा? अच्छा ऐसा करें, सीधा सिर्फ इधर डी आर छोड़ रहा हूं, उधर हो जाएगा माइनस का के, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा? डी टी। और ये जो आर था इसको इधर लेके आऊंगा तो 1 अपॉन में आर हो जाएगा क्या? और हम इसको इंटीग्रेट करते रहें। अब सुनना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहां से कहां लगाया है इसके लिए? आर से पी। तो ये ए होगा, ये 0 होगा, ये ए माइनस एक्स, तो ये एक्स बन जाएगा। इसको हम मान लेंगे आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम मान लेंगे आर टी मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। सही बात है। अब सुनना, यहां इंटीग्रेशन होगा आर नॉट से आर टी तक, और यहां इंटीग्रेशन होगा 0 से टी तक। 1 अपॉन में आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln आर, और लिमिट कहां से कहां लगी हुई है? आर नॉट से आर टी तक लगी हुई है, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो माइनस के एज इट इज लिख दिया, और यहां होगा तो इंटीग्रेशन टी आएगा, और ये 0 से लेकर लिमिट टी तक लगी हुई है। अगर हम यहां लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ln आर टी माइनस ln आर नॉट इज इक्वल टू माइनस टी आएगा।
पहली इक्वेशन तो आप यही लिख लोगे कि भैया हमारे पास एक तो ये आ गया, ठीक है। अब ये ln है, नेचुरल लॉग, हमें कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी, तो कॉमन सीधा ले लूंगा, नहीं हो जाएगा काम। तो अगर मैं लिखूं 2.303 ब्रैकेट लगा के लॉग R0 माइनस लॉग, अच्छा RT था ना, लॉग RT माइनस लॉग R0 इज इक्वल टू उधर क्या है माइनस का KT, इसको उधर भेज दो चलेगा, तो हो जाएगा लॉग RT माइनस लॉग R0 इज इक्वल टू माइनस का KT अपॉन में 2.30। सही बात है ना। अब बताओ उधर का माइनस साइन अगर हटाऊंगा तो क्या ये फ्लिप हो जाएंगे, तो हो जाएगा लॉग R0 माइनस RT इज इक्वल टू क्या KT अपॉन में 2.303। अच्छा बताओ जब लॉग सब्ट्रैक्शन में, यहाँ लॉग होगा, लॉग जब सब्ट्रैक्शन में होता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग R0 अपॉन में RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KT अपॉन में 2.303। तो अगर हम इधर से T निकालेंगे, इधर T तो इधर आ जाएगा 2.303 ऊपर और K आ जाएगा नीचे। सही बात है ना, K नीचे गया, 2.303 ऊपर गया, और इधर बचा क्या था लॉग R0 अपॉन में RT। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले का यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास आ गया दो फॉर्मूले, एक उधर वाला पीछे वाला और एक ही। अब अगर हम बात करें तो हम जा रहे हैं हाफ लाइफ इसका डिराइव करने। तो अगर हम हाफ लाइफ की बात करें, किसकी, हाफ लाइफ की, तो आपको पता है हाफ लाइफ में सर RT इज इक्वल टू हो जाएगा R0 अपॉन में 2, और सर टाइम की जगह बस लिख देना T1/2। सही बात है, इसी इक्वेशन में लिख रहा हूं मैं, अगर इसको मैं T1/2 कर दूं और ये वैल्यू 2.303 एच डी रहने दिया अपॉन में, ये क्या है K ऐसे रहने दिया, और यहां मैंने लिखा लॉग R0 एच डी रहने दिया, और इसको लिखा R0 अपॉन में 2। तो R0 से R0 कैंसिल, और ये 2 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2.303 इंटू में लॉग 2 अपॉन में क्या K। अब 2.303 इंटू में लॉग 2 की वैल्यू 0.30, ठीक है ना। अब ये और भी आगे डिजिट तक होती है, तो आंसर आएगा क्या 0.693 अपॉन में K, ठीक है ना। यानी हमारा हाफ लाइफ क्या मिला, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K। तो आपने देखा कि ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको कोई मतलब नहीं है इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो यहां तक की बात हुई। एक बार आप लोग डेरिवेशन देखोगे और इसको लिखोगे डेरिवेशन को, क्योंकि डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से, तो इधर देखो, इधर फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या आया, एक तो ये था ln RT माइनस ln R0 इज इक्वल टू क्या था माइनस का KT, ये हमारा पहला फॉर्मूला था। दूसरा था log RT माइनस log R0 इज इक्वल टू माइनस का KT अपॉन में 2.303। दूसरा फॉर्मूला ये था, सही बात है। एक फॉर्मूला क्या पड़ा, T इज इक्वल टू 2.303, अच्छा 303 अपॉन में K log R0 अपॉन में RT, ये था। और अगर हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लिख लें तो ये था 0.693 अपॉन में K। सही बात है। ग्राफ बनाते हैं इनका, सबसे पहले इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो एक तरफ हम लिख रहे हैं LNR और एक तरफ ले रहे हैं क्या ले रहे हैं टाइम। तो अब इस केस में देखना ध्यान से,
अगर हम बात करेंगे तो अगर आप इधर ln RT छोड़ोगे, ln RT मैंने अगर इस तरफ छोड़ दिया तो उस साइड क्या जाएगा, ln R0 और माइनस KT। वही अगर इसको प्लस करके यहां माइनस ऐसे कर दूं चलेगा। तो अगर मेरा ये y एक्सिस है और टाइम कहां है, x एक्सिस पे है, तो ये m हो गया और ये c y इंटरसेप्ट हो गया। सही बात है ना? यानी यहां पर ग्राफ पर एक पॉइंट होगा और वो क्या होगा, ln R0 होगा। सही बात है, क्योंकि स्लोप माइनस है तो ग्राफ कहां जाएगा, डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ आएगा। रही बात स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप इज इक्वल टू क्या है, माइनस के। क्लियर बात? तो ग्राफ बिल्कुल जीरो ऑर्डर की तरह दिख रहा है, बस फर्क किसका है, लॉग का। अगर ln है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। क्लियर है? इस वाले ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे वाले में सब कुछ यही है, बस फर्क किस बात का आ गया है, सर लॉग लग गया है ना। तो अगर मैं इसको log R लिख दूं और ऐसे ग्राफ बना दूं, यहां log R0 लिख दूं, तो बस फर्क इतना आएगा कि सर स्लोप इज इक्वल टू आपका माइनस का k अपॉन में 2.303 आ जाएगा। ये log R है तो ये RT नहीं होना चाहिए? अरे R या RT बात वही है। जैसे ये R क्या है, टी क्यों लगा रहे हैं, एट एनी टाइम। अब R एक जनरल हो गया कि मैं यहाँ पे किसी भी समय पे यहाँ मेजर करूँ, वहां में जैसे मान लिया ऐसे मेजर किया तब भी ये भी RT है, यहाँ मेजर किया तब भी RT है, यहाँ मेजर किया तब भी RT है, एनी टाइम किसी भी समय। ठीक है ना, इसलिए R लिखा जा रहा है। RT क्या है, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे मेजर किया गया। आपका मन करे तो RT भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये देखे दोनों ग्राफ क्लियर है। आ जाते हैं इस वाले में। इस वाले में ग्राफ में अगर ध्यान से देखना तो ये सारी जो वैल्यू है ना, ये इधर हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो अगर हम बात करें तो आ जाएगा KT अपॉन में 2.303 आएगा, इज इक्वल टू लॉग R0 अपॉन में RT। यही तो था। अगर हम इसको y मान लें और यहाँ टाइम जो है ये आपका x एक्सिस पे आ जाए तो बचेगा क्या, ये स्लोप बच जाएगा। अगर आप देख रहे हो तो y इंटरसेप्ट नहीं है क्या, c की वैल्यू नहीं है, तो यानी y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो जब y इंटरसेप्ट 0 होगा तो ग्राफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ये सीधा जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन भी आप देख सकते हो यहाँ, तो सीधा जाएगा। बट यहाँ y एक्सिस पे क्या आएगा, R0 अपॉन में RT, और यहाँ क्या आएगा, टाइम, और इसका स्लोप क्या आएगा, k अपॉन में 2.303। क्लियर बात? तो ये तीनों जो ग्राफ हो गए। अगर हाफ लाइफ बनाओगे इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट। तो जब हाफ लाइफ बनाओगे तो टी हाफ और यहां इनिशियल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, कोई लेना देना नहीं है इससे। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे ग्राफ हो गए किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मैं बात करता हूं किसकी, एग्जांपल्स की। चलो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में कुछ एग्जांपल तो ध्यान रखना है। ऑल रेडियो एक्टिव डिके, ऑल रेडियो एक्टिव डिके, यानी जहां कहीं भी रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है वो सब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, जहां N2O5 आपको डिकम्पोज होते हुए दिख जाए वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और एक याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बस। इसके अलावा होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, बट वो सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हो बता रहा हूं मैं, इतनी बात समझे पहले। यहाँ यूनिट क्या होता है सबको पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास एक छोटी सी चीज समझनी है, वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको पढ़ने के बाद हमारे पास बस छोटा सा टॉपिक एक रह जाएगा, आर्हेनियस इक्वेशन। उसका बाकी सारा टॉपिक इस चैप्टर से खत्म हो गया है। आप सुना ध्यान से, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलिसिस करता हूं, क्या करता हूं, अच्छा एस्टर कैसा दिखता है सर, R C डबल बॉन्ड O OR, सही बात है। इसको जब आप ब्रेक करते हो एसिड और समझो इसके साथ में क्या लगता है, पानी, सही बात है ना।
जब ब्रेक करते हो तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है, RC डबल बॉन्ड OH और क्या बनता है ROH। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बोलते हैं। इस प्रोसेस के समय आपको एक रिएक्टेंट ये दिख रहा है और एक पानी दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि दोनों पे ही रिएक्शन डिपेंड करनी चाहिए थी, बट रिएक्शन दोनों पे डिपेंड नहीं करती है, केवल एक ही पे डिपेंड करती है, वो भी एस्टर की कंसंट्रेशन पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी यहाँ एक्सेस में होता है, ठीक है ना। तो जब भी ये क्या है, एक्सेस में है, तो जब भी कोई रिएक्टेंट क्या हो, एक्सेस में हो, तो रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगी, और होना चाहिए था ये सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। इसी वजह से इसका नाम क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। होना क्या चाहिए था, सेकेंड ऑर्डर, बट है क्या फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है बात ना? ठीक, तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.5। अगर आप देख पा रहे हो तो N2O5 डिकम्पोज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे बता भी रखा है इन्होंने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 वाज दिस, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब ये R0 है। तो R0 इज इक्वल टू कितना है, 1.24 इंटू में 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, सही बात है ना। और कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ N25 आफ्टर 60 मिनट, यानी समय हमारे पास कितना है, 60 मिनट का है। और कितना हो गई भाई फाइनल कंसंट्रेशन, RT इज इक्वल टू 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, सही बात है। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी के निकालना है हमें। फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि मोस्टली हम वही यूज करेंगे, और वो क्या है, 2.303 अपॉन में के लॉग R0 अपॉन में RT, सही बात है, R0 अपॉन में RT। अब देखना ध्यान से, हमने यहाँ डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज किया है, बट कई बार अभी थोड़ी देर में पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ हमें कहाँ से शुरू करना होता है और कैसे करना होता है। चलो यहां तक बात हो गई। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम तो हमें पता है, तो हम के को इधर कर लेते हैं, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या ई, और यहाँ लॉग क्या हो जाएगा, R0 अपॉन में RT। अगर हम वैल्यू अप पुट करेंगे तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 रख लो, अपॉन में यहाँ नीचे कितना 60, यहाँ कितना लॉग, और ये लॉग कितना 1.24 इंटू 10 नहीं 10 की पावर -2, और ये 0.20 इंटू 10 की पावर -2, तो इससे ये कैंसिल, सही बात है। आप बताओ पॉइंट से पॉइंट कट कर दोगे तो हो जाएगा 124, ये 20 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना 60 लॉग 20 और 124 आएगा, कितना बचेगा, 2 से काट दो, 2 10 और कितना हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4 यानी 62, यानी 6.2 आ जाएगा ना। तो 2.303 अपॉन में 60 लॉग 6.2। वैसे देखो ध्यान से, यहां आपको वैल्यू नहीं दी है, यहां आपको वैल्यू नहीं दे रखी है, बट जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वहां वैल्यू आपको दी होती है। लॉग 6.2 की वैल्यू, अच्छा बताओ लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.75 होती है, 75 होती है ना, 75 थी 0.75, और लॉग जो है 7 की वैल्यू कितनी होती है, एक मिनट, ये होती है 0.77। लॉग 6 की वैल्यू 0.77 होती है और लॉग 8 की वैल्यू 0.84 होती है, ठीक है ना। आप सुना ध्यान से, मेरे पास कितना है, ये 6 की वैल्यू है बच्चे, और ये किसकी है 7 की है, 6.2 इसके बीच में आएगा ना। तो अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का है, 7 का फर्क है,
और यहाँ मेरे पास सिर्फ 0.2 आगे जा रहा हूँ, तो मतलब 7 की जगह 7 9 7 8 के आसपास ले सकता हूँ। तो हम वही वैल्यू अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, यानी हम इसको मान ले रहे हैं 0.785 फील हो, मान लिया एक डिजिट और, बात खत्म, ठीक है ना। हाँ, अब अगर हम बात करें तो क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 7 8 कर लो, कट जाएगा, 2 कर लेता हूँ। तो अगर हम कट करें तो कितना हो जाएगा, 6 10 जा 60, और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, और 6 3 जा 18, तो 0.13 आएगा, सही बात है। अब यहाँ 10 से इसको डिवाइड करोगे, आ जाएगा 0.2303 और इनटू में 0.13, तो 13 3 जा, अरे 13 3 जा 39 का 9 और फिर 3, 13 3 जा 39 एंड 13 2 जा 26 एंड 3 29, सही बात है। डेसिमल देखो यहाँ कितने, 4 वहां है, 3 2 यहाँ, 6 हो गए, 3 और 2 5, यानी 0 पॉइंट, इसको लाओगे सही में तो 2.9939 इंटू में डेसिमल कहां शिफ्ट किया, इधर 2 डिजिट, 10 की पावर -2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या होगा, पर सेकंड, लेकिन टाइम मिनट में था तो क्या लिखेंगे, पर मिनट। ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, के। अब कुछ आसान क्वेश्चन और देखते हैं, हो गए। तो क्वेश्चन क्या है, इधर देखो, कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू दे रखी है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो के इज इक्वल टू कितना है, 5.5 इंटू 10 की पावर -14 पर सेकेंड, सही बात है। हमें क्या निकालना है, इसका आधा जीवन, हाफ लाइफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, 0.693 अपॉन में के, तो भैया 0.693 अपॉन में 5.5 इंटू 10 की पावर -14, तो हो जाएगा भैया ऊपर जाके 10 की पावर 14, ये 0.693 अपॉन में 5.5, डिवाइड कर दो भाई 5.5 से ही कैलकुलेटर यूज करके, कितना आ रहा है, 1.26, अरे भाई हट जा भाई, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5, तो आ रहा है 126, मतलब 0.126 इंटू 10 की पावर 14। अब आप इसको सही करना चाहोगे 1.26 इंटू 10 की पावर 13, सही बात है ना। टाइम है तो ये किसमें आएगा, सेकंड्स में आएगा आंसर, किसमें आएगा, सेकंड्स में, क्लियर है। अब इधर देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस, हाँ इधर देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। तो कह रहा सो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, मतलब हाफ लाइफ के 10 गुना है 99.9% कंप्लीट होने में। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ का मतलब 50% कंप्लीट हो गया है, यही तो होता है ना 50%, और कह रहा है 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगा है वो हाफ लाइफ का क्या है, 10 गुना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखना ध्यान से। तो अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लेंगे कि कितना है, 100, सही बात है। अगर 99% कंप्लीट हो गया है रिएक्शन, तो आरटी कितना बचा होगा, आप बताओ मुझे। 99 पॉइंट खत्म हो गया तो 0.1 बचा होगा, सही बात है। तो अब अगर हम टाइम निकालेंगे तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट कितना है 100, ये कितना है 0.1, सही बात है ना। आगे बताओ, डेसिमल हटा के ऊपर 1000 कर दो, सीधा चलेगा ना, आर नॉट अपॉन में आर टी था, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन में के लॉग, ये हो जाएगा 1000, यानी सीधा आएगा टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के, और ये लॉग क्या था ना, अच्छा सीधा आ जाएगा 3 इंटू 3 लिख दे रहा हूं। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दे रहा हूं। क्या मान के, इक्वेशन नंबर 1।
अब यार देखना, हमें पता है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है 0.693 अपॉन में के। सही बात है ना? इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं? 2 मान ले रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, अगर हम डिवीजन करेंगे तो t डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू, टी का वैल्यू कितनी है भाई साहब? 2 पॉइंट, हाँ टी हाफ है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो टी सी टी इक्वल हो जाएगा। अरे सुनो। ये इसका इक्वल महाराज हाफ है, तो 2 से हाफ लाइफ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। पहले डेफिनेशन पढ़ो, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? अच्छा, कंसंट्रेशन हाफ होने में जितना समय लगता है। अब ये अलग बात हो गई ना, टाइम में डबल से मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकते हो। 2.303 और यहाँ कितना था? 3 अपॉन में क्या था? के, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा? 0.693 अपॉन में क्या आएगा? के। तो सर के से के कैंसिल हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको होता है 693 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो क्या आना चाहिए? यहाँ नीचे बचेगा 0.30, हाँ क्योंकि हमने हाफ लाइफ निकालते समय ये वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, तो आपके कई सारी जगहों पे काम आएगी, मैंने पहले भी बोला था। तो यानी 2.303 से मल्टीप्लाई किया था 0.30 को, तब आया था आंसर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.30 ही आएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? 3 अपॉन में 0.30, तो भैया ऊपर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा सीधा सॉल्व करके इसको। तो टी अपॉन में टी हाफ इज इक्वल टू 10 हो गया। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। अब क्वेश्चन पढ़ो, यही क्या प्रूफ करना था हमें कि हाफ लाइफ जो है 99% कंप्लीट होने में जितना समय लगा है वो 10 गुना है, ठीक है ना, हाफ लाइफ का। तो ये हो गया प्रूफ। क्लियर है बात? तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। अब एक आते हैं टेबल वाले क्वेश्चन पे, चलें? तो क्या होगा? तो यहां देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करना है। इस पे कह रहा है इन द रिएक्शन ए एंड बी दे रखा है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन है और अलग अलग रेट है। अच्छा एक काम करो, इसको नहीं, दूसरा वाला क्वेश्चन लेके आते हैं, ये वाला। वो ऐसा इसलिए किया है, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास समय कम है और उस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने हटा दिया उसको। इधर देखना ध्यान से, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तरीका सेम ही रहेगा, बट वहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ देखो सब मल्टीपल हैं एक दूसरे के, इसी वजह से जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ अरे शांत रहो एक मिनट पहले। अब इधर देखो, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है रेट लॉ बताना है और मुझे रेट कांस्टेंट बताना है, और एक चीज जो यहाँ नहीं पूछा है वो क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर बता देते हैं, वो भी हम बता देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो सुना जानते कैसे हमें लिखना है। मेरे पास रिएक्शन है, ठीक है ना। तुम अभी तो ठीक है, तुम अभी रुको ये क्लास के बाद। मैं तो कुछ करा ही नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं किसी को मारूंगा तो नहीं, लेकिन जिसको मैंने बात करते हुए देखा क्लास के बाद रोकूंगा और 7:30 बजे के बाद छुट्टी होगी। हाँ इधर देखना, अगर हम बात करें रेट इज इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास ये रिएक्शन है। अगर आप लिखते सर के होता कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, अब ऑर्डर हमें नहीं पता तो हमने मान लिया कि सर ये एक्स वाई है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, तो हमें पहले इसका एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ऐसे टेबल दी हो तो आपको क्या करना है, इन टेबल में से पहले कोई 2 ऐसी रिएक्शन चूज करनी है जिसमें ए की वैल्यू या बी की वैल्यू में से कोई सेम हो। जैसे अगर बात करूं, अगर मैंने यहां देखा तो 0.1 है और यहां पर 0. यहां कहीं नहीं है ना, इसको ले लेते हैं। अगर मैं सेकंड और थर्ड को ले लूं 0.3 और 0.3 हो जाएगा, यानी कोई एक वैल्यू को सेम चूज करना है। तो अगर मैं बात करूं इधर देखो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट, तो सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट से लिखोगे तो भैया सेकंड का मैं रेट क्या लिख सकता हूं, R2 बोल सकता हूं, और फर्स्ट के रेट को R3 बोल सकता हूं, कोई समस्या तो नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं R2 लिखूंगा तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y होगा।
लेकिन सुन ना, सेकंड के केस में कंसंट्रेशन बता रखा है ना, तो एबीसीडी क्यों लिखना, ए की जगह क्या लिख सकता हूं 0.3 और बी की जगह क्या लिख सकता हूं 0.2 लिख सकता हूं कि नहीं, 0.2 सही मत। और R2 भी तो बता रखा है, देखो ध्यान से वहां इनिशियल रेट, तो R2 कितना दे रखा है 7.2, तो ये भी क्यों लिखना, आपको पता चल गया ना कि फॉर्मूला यही होता है, बट अब मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं, कितना है 7.2 इंटू 10 की पावर -2 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, ठीक। ऐसे ही R3 का लिखोगे, R3 के केस में 0.3, 0.4 एंड 2.88, तो मैं अगर लिखूंगा तो 2.88 इंटू 10 की पावर कितना है -1 है, इज इक्वल टू के, और यहां क्या है भाई साहब 0.3 और ये कितना है 0.4 और इसकी पावर कितनी 5, इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। आपसे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना है। अच्छा बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, पहले बताओ, आर ऊपर वाली बड़ी क्वांटिटी है, तो कोशिश ये करना बड़ी वाली क्वांटिटी को छोटी वाले से डिवाइड करो, थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम क्या, अरे इधर देखो 10 की पावर -1 है, वहां 10 की पावर -2 है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या है बड़ी है, तो 2 को डिवाइड करेंगे किसको 1 से, तो 2 को डिवाइड करेंगे तो 2.88 इंटू 10 की पावर -1 है। अच्छा बताओ अगर मैं इस 2.88 को 10 की पावर -1 करना चाहूं, 1 की जगह -2 करना चाहूं, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको 28 कर सकता हूं, तो अभी नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो इसलिए पहले ऐसे रहने दे रहा हूं, आप लोग देख लो बस पहले। 7.2 इंटू 10 की पावर -2 है इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.33 से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो मैं 0.2 इसकी पावर y है, और यहाँ क्या है 0.4 इसकी पावर क्या है y है, इतनी बात है। अब आगे बताना, इसको अब मैं काट सकता हूं ना, इसको मैंने लिख दिया 28.8 इंटू 10 की पावर -2 और इसको लिख दिया मैंने 7.2 इंटू 10 की पावर -2। हाँ 0.4, अच्छा ठीक, यहां पे एक गड़बड़ ये हुआ, सेकंड वाले को हम कहां लिख रहे हैं ऊपर, तो ये 0.4 कहां आएगा ऊपर आएगा, और 0. क्या था 2 वो कहां आएगा नीचे आएगा। यहां कोई दिक्कत, 28 कर दिया, 10 की पावर -1 था, 10 की पावर -2 हो जाएगा, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल हुआ, 7.2 से इसको कट करोगे 4 टाइम चला जाएगा, 7 4 28। हाँ अब बताओ इधर ध्यान से, इधर मेरे पास क्या है 0.4 अपॉन में 0.2 था, क्या मैं इस पूरे की पावर y लिख सकता हूं, भाई साहब दोनों की पावर सेम ही है, तो मैं होल पावर y लिख दूं। अब इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी यहां 4 है, इधर है 2 की पावर y, तो 2 की पावर 2 इसको कर सकता हूं और इसको 2 की पावर y, जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होंगे सेम, तो y इज इक्वल टू क्या है 2, यानी हमें y मिल गया, सही बात है। अब हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहो एक जगह पर रख के फाइंड आउट कर लो, नहीं तो ज्यादा बेहतर होता है अगली बार क्या करना है, फिर से किसी इक्वेशन को चूज करना है जहां पर बी कंसंट्रेशन बराबर हो। हमने इससे पहले क्या किया था, ए को बराबर किया था ना, तो अगर हम फर्स्ट और इसको कर लें फोर्थ को कर लेते हैं, तो मैं इक्वेशन नहीं लिखूंगा डायरेक्ट लिखूंगा, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो भैया फोर्थ वाला क्या 2.4 10 की पावर -2 और फर्स्ट वाला 10 की पावर -3, मतलब ये वाला बड़ा है, तो मैं फोर्थ को डिवाइड कर रहा हूं किससे फर्स्ट से, तो 2.40 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर आएगा, देखना ध्यान से 2.40 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर लिखा, इसके नीचे कौन आएगा फर्स्ट वाला 6 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, आपको पता के कैंसिल आउट हो जाएगा, सी को हमने सेम किया तो बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख ही नहीं रहे हैं, तो बचेगा क्या ए बचेगा, तो 0.4 ऊपर रहेगा 0.1 नीचे, तो होगा क्या 0.4 ऊपर है इसकी पावर y पे रहेगा, और ये नीचे 0.1 और इसकी पावर पावर x रहेगी, हाँ ऊपर भी चेंज कर रहा हूं, कितनी पावर रहेगी x रहेगी, सही बात है। अब अगर आप इसमें देखोगे 10 की पावर -2 है, 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.1 इस पूरे की पावर x, 6 4 जा 24
ये कैंसिल, कितना आया 4, कितना आया ये तो 4 हो जाएगा, पावर है तो 4 की पावर x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब बताओ अगर आप अब रेट लिखोगे तो सर r इज इक्वल टू k इंटू में a की पावर इसकी वैल्यू कितना आई 1 और b की पावर कितनी आई थी 2, ये मिल गया। अभी सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, k भी निकालना है आपको। अब बताओ ध्यान से, आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल करो k निकल जाएगा, क्योंकि r आपको पता है हर एक एक्सपेरिमेंट में। सोचो, हाँ फर्स्ट वाला इजी है जो कि 0.11 है। सोचो आपको a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है, तो k निकल जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, किसी ने निकाला? चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट शायद 6 के आसपास, हाँ 6 ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो ऑर्डर बता सकते हो 3 हो जाएगा, k की वैल्यू 6 हो गई, रेट लॉ कितना हो गया, ये जो लिखा है इक्वेशन वही हो गई। तो मतलब ये सारी बातें आप इससे पता कर सकते हो। तो जो है आप लोग इसको नीचे क्वेश्चंस एक आध दो और हैं, आप ट्राई करोगे, बाकी अगली क्लास में हमें क्वेश्चंस ही करने हैं बस, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक। हाँ इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बढ़िया से पढ़ के आना है, फॉर्मूला ग्राफ डेरिवेशन सब पूछ सकता हूं मैं,